हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नीट पॉड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एटाविज्म की और वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, जो इवोल्यूशन के लिए एक तरीके से एविडेंस का काम करते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि लैमार्किज्म क्या होता है या थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो आइए शुरू करते हैं। थियरीज ऑफ इवोल्यूशन या हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन के अलग अलग थ्योरी है। लामार्क ने दिया है, डार्विन ने दिया है, वो हम लोग सब एक बाय एक करके डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे कि लैमार्किज्म क्या होता है या लैमार्क ने क्या कहा है इवोल्यूशन के बारे में। इसी को दूसरे टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसे को कहा जाता है लैमार्किज्म। लैमार्किज्म या theory of inheritance, theory of inheritance of acquired character, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लैमार्क ने क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स को या कॉन्सेप्ट को दिया था जिसके बारे में बाद में इसका क्रिटिसाइज भी हुआ। सो लैमार्किज्म या लैमार्क का जो लैमार्क जो है इन्हें ही कहा जाता है कि जिसने फर्स्ट लॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी। सो फर्स्ट लॉजिकल theory of evolution was given by लैमार्क। लैमार्क के द्वारा दिया गया था। और लैमार्क का पूरा नाम अगर हम देखें तो है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ये। और 1744 से लेके 1829 तक की बात करते हैं। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ये पूरा नाम था। सो ये लैमार्क की जो थ्योरी है वो बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट में या 4 बेसिक पॉइंट्स पे आधारित है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बेसिक या यूं कहने के कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैमार्किज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्किज्म। सो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्किज्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले लैमार्क ने कहा कि इंटरनल वाइटल फोर्स होते हैं। इंटरनल वाइटल फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज में इंक्रीज होने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वो है इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब यह हुआ कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव इंटरनल वाइटल फोर्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज देयर साइज। सो आइए लिख लेते हैं इसको भी। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव इंटरनल वाइटल force due to which all organisms have tendency to increase their size। यानी कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म में ये टेंडेंसी होती है, इंटरनल वाइटल फोर्स होती है, और उन फोर्स की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, साइज में इंक्रीमेंट होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट था लैमार्किज्म के थ्योरी की। सो फर्स्ट वाज इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा इन्होंने कहा कि जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं दे अफेक्ट। सो इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट इज इफेक्ट of
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या इसी को बोला गया न्यू नीड्स, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या जरूरत पड़ती है या नहीं क्या जरूरत पड़ती है उसके बारे में बताया गया। यानी ऐसे कहा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। सो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। और जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिज्म के हैबिट में ये चेंज हो सकता है, या यूं कह ले कि नई नीड उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। सो यहां लिख सकते हैं which results the development of new structures and habits। जाहिर है कोई ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करता है जिसकी वजह से अपना हैबिट को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ आप नॉर्थ इंडिया में अगर हैं तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है इन कंपैरिजन टू कश्मीर वगैरह से बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें ठंड जो है कम लगती है, और या यूँ कह लें कि हमारा जो बॉडी है वो दूसरे टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर के साथ एडेप्टेड होते हैं। यही चीज़ अगर कश्मीर में चले जाएं आप या ऐसे जोन में चले जाएं जहाँ पे हिली स्टेशन है तो वहाँ टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया वो थोड़ा सा डाउन होता है, और जिसकी वजह से वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ की जो लोग होते हैं उस इन्वायरमेंट के तरह ही अपने आप को एडेप्ट करते हैं और उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने हैबिट्स को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। सो दीज आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि समहाउ ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में या ऑर्गेनिज्म में नए स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में सहायक होते हैं। अब हम लोग दूसरे कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं जिसमें लेमार्क ने कहा कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स क्या होता है। सो फोर्थ विल बी use or disuse of organs इसके बारे में लेमार्क ने कहा कि वे ऑर्गन्स जो कि कॉन्टिन्यूअसली यूज हो रहे हैं ओवर द जनरेशन, तो उसका डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर होता है और अच्छे तरीके से होता है इन कंपैरिजन टू दोज विच आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, जिसकी वजह से वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गन्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर सेवरल जनरेशन, they develop properly, ये while organs which are not being used they remain as वेस्टिजियल ऑर्गन। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यानी जिस ऑर्गन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका यूज़ जो है लगातार होता रहता है, वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड होता है, और जिसका इस्तेमाल नहीं होता है वो रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में, जैसे आपने देखा था वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का यूज अभी जो है वो नहीं है, जिसके कारण वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्किज्म में
ये थर्ड पॉइंट था कि ऑर्गन्स का यूज हो रहा है या डिसयूज हो रहा है। अब लास्ट में हम लोग बढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है। सो लास्ट विल बी inheritance of acquired character या characters। सो इस पॉइंट पे ये है कि अल्टीमेटली जो आप यूं समझिए कि जो ऑर्गन्स हमारे लगातार यूज हो रहे हैं, या यूं कह लें कि जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स है जो एक्टिव हैं, उनका लगातार इस्तेमाल होने के कारण उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं, जिसका अल्टीमेटली इनहेरिट होता है और फिर ये कई जनरेशन तक चलता है इनहेरिट होते होते, और अल्टीमेटली एक नए स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इनहेरिटेंस of acquired character occurs किस लिए? ड्यू टू, अब ये तीनों फैक्टर यानी इंटरनल वाइटल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, और लास्ट में हमने कहा यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। सो ये सारे पॉइंट्स, यानी चाहे वो इंटरनल वाइटल फोर्स हो, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट हो, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स हो, इन्हीं की वजह से जो कैरेक्टर्स एक्वायर्ड होता है अल्टीमेटली उसका इनहेरिटेंस होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और ये इनहेरिटेंस जो है वो कई जनरेशन तक होता रहता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक नए स्पीशीज का जनरेशन होता है, नई स्पीशीज बनती है जिसमें एक अलग तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप होते हैं। तो ये था लैमार्किज्म। लैमार्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये चारों पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है। जब ये सारी बातें आपको अगर समझ में आ गई है तो अब आपको बात करनी होगी कि वाकई में लैमार्क की जो थ्योरी है, लैमार्क का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या किसी ने क्रिटिसाइज किया। तो आपके सवाल के लिए जवाब यह है कि लैमार्क की बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, जिसको वीजमैन थ्योरी भी कहते हैं, या वीजमैन ने जो है वो क्रिटिसाइज किया था। सो आइए उसको भी देखते हैं, जिसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए होगा। सो अब हम लोग बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म, या लैमार्क की क्रिटिसिज्म कैसे हुई। उससे पहले अभी हमने एग्जाम्पल भी बताना है, जैसे कि इसने लैमार्क ने अपने एग्जाम्पल में कहा था, जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्किज्म दिया या यूं कह लें कि थ्योरी दी, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल लिया लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स ऑफ जिराफ। इसके बारे में उन्होंने कहा कि जिराफ्स के जो नेक हैं वो इनिशियली छोटे हुआ करते थे, लेकिन जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हुए, वाइटल फोर्स काम किया और यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन हुआ, यानी पौधों की साइज या पेड़ों की साइज जो है वो बड़े होते चले गए, जिसकी वजह से उसका जो नेक है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फोर लिम्स भी आगे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। ये एक एग्जाम्पल रखते हैं वो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्नेक्स होते हैं दे लॉस्ट देयर लेग्स, जिसकी वजह से उनका यूज नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, स्नेक्स या सर्पों से उसका जो पैर है। तो ये एग्जाम्पल्स पुट करते हैं लैमार्क साहब। अब बात करते हैं हम लोग कि इसको क्रिटिसिज्म के बारे में, या इनका क्रिटिसाइज क्या हुआ। सो क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर लैमार्कवाद को क्यों इग्नोर किया गया, क्यों रिफ्यूट किया गया। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वीजमैन, और वीजमैन थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। सो इसके द्वारा उन्होंने
लैमार्क के थ्योरी की या लैमार्क के सिद्धांत का खंडन किया। देखिए इसके अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू वीजमैन थ्योरी, इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो तरीके से होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म है ये दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं जर्म प्लाज्म और दूसरा होता है सोमैटोप्लाज्म। और जर्म प्लाज्म जो होता है ये इनहेरिट होता है और ये इनहेरिट नहीं होता है। ये हम लोग नॉर्मल भी जानते हैं कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। जो जर्म सेल्स होती हैं वो उसका इनहेरिशन होता है या वो एक जनरेशन से दूसरे जन में पास ऑन होता है, जबकि सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो बॉडी सेल्स भी कहलाती है, वो उसका इनहेरिटेंस जो है वो नहीं होता है, वो इनहेरिट नहीं होता है। इस बेसिस पे इन्होंने वीजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक रैट लिया और इसके जो टेल को है इसने काट दिया, टेल को कट किया। कब तक? अप टू 22 जनरेशन, यानी 22 बार उन्होंने इसके टेल को कट किया और फिर उसको अलाउ किया एंड allowed them to breed। उसको कट करके, रैट के टेल को कट करके उसको वापस से फिर दूसरे रैट के साथ ब्रीड कराया। तो कब तक? 22, आप समझ रहे हैं, 22 टाइम्स या 22 जनरेशन तक। लेकिन उसके बाद भी उनको जो रिड्यूस्ड टेल रैट वो नहीं मिले। मतलब ये है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर यूज और डिसयूज इन्वायरमेंटल फैक्टर या जो भी ये जो आप कह रहे हैं लैमार्क साहब, ये आप कह रहे हैं ये सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमने चूहे की दुम को काट दिया और उसको फिर ब्रीड कराया, तो एक ऐसा चूहा जिसके पास उसकी पूंछ नहीं है, टेल नहीं है, और वो 22 जनरेशन तक उसको ब्रीड कराया गया, तो ऐसा कोई चूहा या ऐसा कोई रैट नहीं मिला जिसमें कि रिड्यूस फॉर्म में या कटे हुए दुम या कटे हुए पूंछ वाला चूहा या रैट मिले। तो ये कहना कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है या यूं कह लें कि यूज और डिसयूज है, इस तरह की बातें ये सही नहीं है। लिहाजा जो बात की जा रही है लैमार्किज्म की वो सही नहीं है। लैमार्क साहब ने कहा कि ये जो आप लैमार्किज्म या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये सही नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस उन्हीं कैरेक्टर्स का होता है जो कि जर्म प्लाज्म या यूं कह लें कि सेक्स सेल से रिलेटेड होता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जर्म प्लाज्म इनहेरिट होता है, सोमैटोप्लाज्म इनहेरिट नहीं होता है। और जो बॉडी सेल्स जो भी होती हैं, जैसे टेल का काटना, ये एक तरीके से क्या है, एक सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि कभी भी इनहेरिट नहीं होता है, अगले जनरेशन में नहीं देखा जाता है। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक एग्जांपल है कि अगर इंडिया में देखा जाए तो वुमेन्स जो है वो बोर करती है पिन्ना, एयर पिन्ना एंड नोज, जो कि एक सालों से, वर्षों से चला आ रहा है, एक प्रथा है इंडिया में। लेकिन ऐसी कोई वुमेन नहीं होती है जो कि, या कोई ऐसी बेबी, फीमेल बेबी नहीं होती है जो कि जो एयर पिन्ना है या यूं कह लें कि नोज जो है वो छिदा हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स जिसके आधार पर ये वीजमैन ने ये कहा कि आपकी जो थ्योरी है वो सही नहीं है। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको मैं लैमार्किज्म क्या होता है उसके बारे में समझा पाया। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके शेयर से हमें ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।